जय हिंद साथियों। आज के इस वीडियो में हम सब देखेंगे साइंस के महत्वपूर्ण प्रश्नों को और साइंस में भी फिजिक्स का, ठीक ना। फिजिक्स के महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे और फिजिक्स में जो विविध यानी कि मिसलेनियस का प्रश्न है, तो मिसलेनियस के सारे प्रश्नों को देखेंगे। और ये एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि ये जो हम ये वीडियो करवा रहे हैं, ये एनसीईआरटी सार संग्रह का जो बुक है उसी से ये वीडियो करवा रहे हैं, ठीक ना। तो चलिए देखते हैं बारी बारी से सारे, और ये जितने भी प्रश्न हैं दोस्तों तो देख सकते हैं सब ऑनलाइनर फॉर्म में है, यानी कि ऑनलाइनर फॉर्म में है सारे प्रश्न। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा और दोस्तों में शेयर जरूर कीजिएगा। पहला पॉइंट क्या कह रहा है इस फिजिक्स का विविध सेक्शन का पहला पॉइंट है कि यदि लोलक घड़ी की लंबाई 4 गुनी हो जाए तो उसके आवर्तकाल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो उसके आवर्तकाल पर यह आवर्तकाल दोगुना हो जाएगा। रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है, तो रॉकेट जो है ये संवेग संरक्षण यानी कि कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम के सिद्धांत पे कार्य करता है। अगला पॉइंट है कि एक अंतरिक्ष यात्री पृथ्वी तल की तुलना में चंद्रमा पर अधिक ऊंची छलांग लगा सकता है, क्योंकि चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण बल जो है पृथ्वी की तुलना में 1/6 कम होता है, इसी कारण ज्यादा छलांग लगा सकता है। अगला पॉइंट है कि शुष्क बैटरी सेल में कौन सी ऊर्जा पाई जाती है, तो शुष्क बैटरी सेल है इसमें रासायनिक ऊर्जा यानी कि केमिकल एनर्जी पाया जाता है। बोलोमीटर का प्रयोग किसे मापने में किया जाता है, बोलोमीटर का प्रयोग तो इसे उसमें विकिरण यानी या तापमान को मापने में बोलोमीटर का प्रयोग किया जाता है। 20 हर्ट्ज से कम और 20,000 हर्ट्ज से अधिक की आवृत्ति की ध्वनि को मनुष्य द्वारा सुना नहीं जा सकता है। ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में आया है कि मनुष्य का मतलब कितना से कम और कितना से अधिक नहीं सुन सकता है, तो 20 हर्ट्ज से कम नहीं सुन सकता है और 20,000 हर्ट्ज से अधिक की आवृत्ति को मनुष्य नहीं सुन सकता है। ये पॉइंट महत्वपूर्ण है, ध्यान में रखिएगा। जल का हिमांक बिंदु कितना है, जल का जो फ्रीजिंग पॉइंट है, तो ये भी महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो ये 0 डिग्री सेल्सियस है जल का फ्रीजिंग पॉइंट। यदि कोई व्यक्ति एक दीवार को धक्का देता है पर उसे विस्थापित यानी कि उसको विस्थापित करने में असफल रहता है, तो वह कितना कार्य कर रहा है। यदि कोई व्यक्ति है जो एक दीवार को धक्का दे रहा है लेकिन उस दीवार को मतलब विस्थापन करने एक जगह से दूसरे जगह यानी कि हिलाने में उसको विस्थापित करने में असफल रहता है, तो वह कितना कार्य कर रहा है, तो वो शून्य कार्य कर रहा है, ठीक ना। जब वो दीवार विस्थापित नहीं हो रहा है तो शून्य कार्य किया जा रहा है। आगे है कि विबजियोर यानी कि स्पेक्ट्रम का संबंध किससे है, तो विबजियोर का संबंध जो है ये प्रकाश से है। चलती बस के अचानक रुकने से यात्री आगे की ओर क्यों झुक जाते हैं। देखते होंगे कि अगर आप बस या ट्रेन से सफर कर रहे हैं तो जब ड्राइवर ब्रेक लगाता है तो यात्री जो है अपने सीट से आगे की ओर झुक जाता है। तो ऐसा क्यों होता है, तो ऐसा जड़त्व के कारण होता है, यानी कि इनर्शिया के कारण होता है। न्यूक्लियर रिएक्टर टाइम बम के लेखक कौन है, ये न्यूक्लियर रिएक्टर टाइम बम है, इसके लेखक कौन है, तो तकाशी हिरोज जो है न्यूक्लियर रिएक्टर टाइम बम के लेखक हैं। हाइड्रोकार्बन विजन 2025 किससे संबंधित है, तो ये पेट्रोलियम उत्पादकों के संरक्षण से संबंधित है, हाइड्रोकार्बन विजन 2025। अगला पॉइंट क्या कह रहा है कि यदि कोई सूचना टेलीफोन द्वारा डायल करके अन्यंत्र टेलीविजन स्क्रीन पर देखी या पढ़ी जा सके तो उस विधि को टेलीफैक्स कहा जाता है, ठीक ना। यदि कोई सूचना है जिसे डायल करके टेलीविजन स्क्रीन पर देखी या पढ़ी जा सके तो उसे उस विधि को टेलीफैक्स विधि कहा जाता है। फ़ारेनहाइट पैमाने में शुद्ध जल का क्वथनांक कितना होता है, तो फ़ारेनहाइट पैमाने में शुद्ध जल का क्वथनांक जो है 212 डिग्री सेल्सियस होता है। थर्मोकपल थर्मामीटर थर्मोकपल थर्मामीटर किस सिद्धांत पर कार्य करता है, तो ये सी ब्रेक के सिद्धांत पर कार्य करता है क्या, तो थर्मोकपल थर्मामीटर। अगला पॉइंट को देखते हैं, आगे का पॉइंट क्या कह रहा है कि प्लास्टिक का गलनांक यानी कि मेल्टिंग पॉइंट कितना होता है। प्लास्टिक का जो गलनांक होता है ये कितना होता है, तो 47 डिग्री सेल्सियस होता है प्लास्टिक का गलनांक। अत्यधिक शीत ऋतु में पहाड़ों पर पानी की पाइप क्यों फट जाती है। देखते होंगे कि अत्यधिक शीत ऋतु यानी कि ठंड के मौसम में पहाड़ों पे जो पानी की पाइप जो गई हुई रहती है वो फट जाती है। तो ऐसा होता है कि पाइप में पानी जम जाता है, ठीक ना, इसी के कारण आयतन बढ़ जाता है पानी का।
तो इसी के कारण ये पाइप फट जाता है। पाइप में पानी जमने पर पानी का आयतन बढ़ने के कारण पाइप फट जाता है। एक समतल दर्पण पर आपतित किरण 60 डिग्री का कोण बनाती है, तो परावर्तन कोण कितना होगा? तो परावर्तन कोण भी 60 डिग्री का ही होगा। इलेक्ट्रॉनों को उनकी क्षमता में बांधे रखने वाले बल को क्या कहते हैं? तो इलेक्ट्रॉनों को उनकी क्षमता में बांधे रखने वाले बल को कहते हैं स्थिर वैद्युत बल, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। आगे बढ़ते हैं साथियों। आगे है कि कलाई घड़ी या प्रदर्शन युक्तियों, डिस्प्ले डिवाइसेस तथा पॉकेट कैलकुलेटरों में द्रव क्रिस्टल, फ्लूइड क्रिस्टल का प्रयोग किया जाता है। कलाई घड़ी या प्रदर्शित युक्तियों तथा पॉकेट कैलकुलेटर में जो द्रव क्रिस्टल होता है उसका प्रयोग किया जाता है। जो पदार्थ विद्युत धारा को प्रवाहित नहीं होने देते हैं वे क्या कहलाते हैं? तो विद्युत रोधी कहलाते हैं। जो पदार्थ हैं विद्युत धारा को प्रवाहित नहीं होने देते हैं वे कहलाते हैं विद्युत रोधी। किसी पदार्थ को किसी पदार्थ की सापेक्ष विद्युतशीलता सदैव कितनी होती है? तो सदैव 1 होती है किसी पदार्थ की सापेक्ष विद्युतशीलता। किसी कांच की छड़ को रेशम से रगड़ा जाता है तो छड़ पर कौन सा आवेश उत्पन्न होता है? अगर कोई कांच की छड़ है उसे रेशम पर रगड़ा जाता है तो छड़ पर ये धन आवेश यानी कि पॉजिटिव चार्ज उत्पन्न होगा, पॉजिटिव चार्ज। आगे बढ़ते हैं कि एक सूर्य जैसे किसी तारे को नाभिकीय ईंधन हाइड्रोजन लगभग समाप्त होता है तो वह श्वेत बौने तारे में परिवर्तित हो जाता है। इस स्थिति में उसके केंद्रीय भाग का तापमान जो है अत्यधिक बढ़ जाता है, 1,00,000 केल्विन हो जाता है तथा अधिकांश ब्रह्मांड पदार्थ तारे से पृथक हो जाते हैं। ये भी पॉइंट महत्वपूर्ण है। घर्षण एवं स्नेह के अध्ययन को कहते हैं तो फ्रिक्शन और लुब्रिकेंट्स के अध्ययन को ये ट्राइबोलॉजी कहते हैं, ट्राइबोलॉजी। राष्ट्रीय भौतिकी प्रयोगशाला कहाँ स्थित है? तो राष्ट्रीय भौतिकी प्रयोगशाला जो है दोस्तों ये नई दिल्ली में स्थित है, नई दिल्ली में। आगे बढ़ते हैं कि लेजर का फुल फॉर्म पूछ रहा है। लेजर का पूर्ण रूप क्या होता है? तो लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन, लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन होता है लेजर का फुल फॉर्म। विश्व का सबसे ऊंचाई पर स्थित दूरबीन वेधशाला कहाँ स्थित है? तो सबसे ऊंचाई पर स्थित दूरबीन वेधशाला ये पेरू में है, आटाकामा पेरू में, ठीक ना। चंद्रा एक्सरे वेधशाला का नाम किस वैज्ञानिक के सम्मान में रखा गया है? तो चंद्रा एक्सरे वेधशाला का नाम जो है सुब्रमण्यम चंद्रशेखर के सम्मान में रखा गया है, जो कि एक वैज्ञानिक थे। ये देखिए लास्ट में भी एक महत्वपूर्ण पॉइंट है यहाँ पे। परमाणु रिएक्टर में न्यूट्रॉन के मंदन यानी कि नियंत्रण हेतु भारी जल, ड्यूटेरियम ऑक्साइड व ग्रेफाइट का प्रयोग किया जाता है, ठीक ना। परमाणु रिएक्टर में न्यूट्रॉनों के मंदन हेतु भारी जल यानी कि D2O का ग्रेफाइट का प्रयोग किया जाता है, D2O और ग्रेफाइट का प्रयोग किया जाता है। अब आगे बढ़ते हैं, अगला पॉइंट क्या कह रहा है देखते हैं साथियों। आगे है कि देखिए यहाँ पे टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च की स्थापना कहाँ की गई थी? तो टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च की स्थापना जो है मुंबई में किया गया था। स्पेस में जाने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था? तो यूरी गॉगरिन जो था ये रूसी अंतरिक्ष यात्री था जो कि 1961 ईस्वी में गया था, प्रथम व्यक्ति था अंतरिक्ष में जाने वाला, ध्यान रखिएगा अंतरिक्ष में जाने वाला, तो यूरी गॉगरिन हो जाएगा। विश्व की प्रथम महिला अंतरिक्ष यात्री का नाम बताइए। विश्व की प्रथम महिला अंतरिक्ष यात्री कौन थी जो अंतरिक्ष पर गई थी? विश्व की पहली महिला का नाम बताइए। तो ये वेलेंटीना तेरेस्कोवा थी जो कि रूसी अंतरिक्ष यात्री थी, ये 1963 में गई थी। देखिए इन दोनों को कोरिलेट कर लीजिएगा दोस्तों। अंतरिक्ष में जाने वाला प्रथम व्यक्ति पूछेगा तो यूरिन गॉगरिन, वही विश्व में प्रथम महिला अंतरिक्ष यात्री पूछेगा तो ये वेलेंटाइन तेरेस्कोवा हो जाएगा। तो यूरिन गॉगरिन कब गया था? तो ये भी रूसी अंतरिक्ष यात्री था और वेलेंटाइन तेरेस्कोवा भी रूसी अंतरिक्ष यात्री था। यूरी गॉगरिन 1961 में गया था और ये वेलेंटाइन तेरेस्कोवा 1963 में 2 साल बाद गया था, ठीक ना। तो ध्यान में रखिएगा GIF का पूर्ण रूप क्या होता है? GIF तो इसका ग्राफिकल इंटरचेंज फॉर्मेट होता है GIF का पूर्ण रूप। लेजर द्वारा कैसा विकिरण उत्पन्न होता है? तो उद्दीपित विकिरण
स्टिमुलेटेड रेडिएशन भी ये उत्पन्न होता है लेजर के द्वारा। भारत के संपूर्ण ऊर्जा उत्पादन में नाभिकीय ऊर्जा का प्रतिशत कितना होता है? तो लगभग 3.3% होता है संपूर्ण ऊर्जा उत्पादन में नाभिकीय ऊर्जा का प्रतिशत। वायु का विशिष्ट ताप किस वायुमंडलीय गुण के बढ़ाने के साथ बढ़ता है? तो ये दाब को बढ़ाने के साथ बढ़ता है। भारहीनता की अवस्था में एक मोमबत्ती का ज्वाला फ्लेम का आकार कैसा होता है? तो ये गोलाकार होता है भारहीनता की स्थिति में, ठीक ना। चलिए आगे बढ़ते हैं कि दाब बढ़ाने पर बर्फ के गलनांक पर क्या प्रभाव पड़ता है। दाब जैसे बर्फ का एक टुकड़ा है इधर से और एक टुकड़ा इधर से है, तो दोनों को मतलब एक दूसरे से प्रेशर बना देंगे, दाब बढ़ा देंगे। दाब बढ़ाने पर बर्फ के गलनांक का क्या प्रभाव पड़ता है? तो ये गलनांक घट जाएगा, ठीक ना। दाब बढ़ेगा तो गलनांक घट जाएगा, ये बर्फ के बारे में है। पृष्ठीय क्षेत्रफल घटाने पर पृष्ठ का कार्यकाल कार्यरत दाब पर क्या प्रभाव पड़ेगा? पृष्ठीय क्षेत्रफल घटाने पर पृष्ठ पर कार्यरत दाब पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो ये दाब बढ़ जाएगा। आगे बढ़ते हैं कि 20,000 हर्ट्ज से अधिक आवृत्ति की ध्वनि क्या कहलाती है? तो ये पराध्वनिक आवृत्ति कहलाती है, जिसे मनुष्य नहीं सुन सकता है। अभी ऊपर में देखे थे मनुष्य कितना से कितना, तो 20 हर्ट्ज से कम नहीं सुन सकता है और 20,000 हर्ट्ज से अधिक की आवृत्ति को नहीं सुन सकता है। गैस में उत्पन्न ध्वनि तरंग किस प्रकार की होती है? तो ये अनुदैर्ध्य यानी कि लॉन्गिट्यूडिनल वेव होता है। गैस में उत्पन्न जो ध्वनि होती है वो। डॉपलर प्रभाव किससे संबंधित है? तो डॉपलर प्रभाव जो है ये ध्वनि से संबंधित है, ध्वनि से। प्रकाश तरंग की गति की तुलना में रेडियो तरंग की गति कितनी होती है? तो दोनों की गति एक समान होती है, प्रकाश तरंग और रेडियो तरंग दोनों की गति एक समान होती है। किसी माध्यम में ताप बढ़ने पर प्रकाश का वेग किसी माध्यम में ताप बढ़ने पर प्रकाश का वेग जो है अपरिवर्तित रहता है। आगे बढ़ते हैं कि सूर्य के प्रकाश में उपस्थित पराबैंगनी किरणें अल्ट्रावायलेट रेज को कौन अवशोषित करता है? तो ये ओजोन परत है जो अवशोषित करता है। सूर्य के प्रकाश में उपस्थित पराबैंगनी किरणों को ओजोन परत अवशोषित करता है। चलिए आगे देखते हैं साथियों। आगे है कि जब वायु की गति बढ़ जाती है तो दाब पर क्या प्रभाव पड़ता है? जब वायु की गति बढ़ जाती है तो दाब पर ये दाब घट जाता है। दंत चिकित्सक किस दर्पण का प्रयोग करते हैं? तो जो दांत के चिकित्सक होते हैं वो दांत को देखने के लिए ये अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं, अवतल दर्पण का। प्रकाश, रेडियो तरंगे तथा एक्स किरणें किस प्रकार के विकिरण हैं? तो ये विद्युत चुंबकीय विकिरण है। प्रकाश का कणिका सिद्धांत किसने दिया था? तो प्रकाश का कणिका सिद्धांत जो है ये न्यूटन ने दिया था, ठीक ना। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ नेचुरोपैथी एंड यौगिक साइंस बेंगलुरु कर्नाटक में की गई है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ नेचुरोपैथी एंड यौगिक साइंस की स्थापना जो है कहाँ किया गया है? तो बेंगलुरु जो कि कर्नाटक में है वहाँ किया गया है। समतल दर्पण द्वारा किस प्रकार का प्रतिबिंब बनता है? तो आभासी प्रतिबिंब बनता है समतल दर्पण के द्वारा। प्रिज्म द्वारा किस रंग का विचलन सर्वाधिक होता है? तो बैगनी रंग का विचलन जो है सर्वाधिक होता है। एक सरल दूरदर्शी कम से कम कितने उत्तल लेंसों से बनाया जा सकता है? तो कम से कम 2 उत्तल लेंसों से एक सरल दूरदर्शी बनाया जाता है। लाल कमल का फूल हरे प्रकाश में देखने पर कैसा दिखाई देता है? तो लाल कमल का फूल होता है जो हरे प्रकाश में देखने पर काला प्रतीत होगा, काला दिखाई देगा। चुंबकीय सुई यानी कि मैग्नेटिक नीडल जो है किस दिशा की ओर संकेत करती है? तो ये उत्तर दिशा की ओर संकेत करता है। चुंबक मैग्नेटिक जो होता है नॉर्थ साउथ, ये उत्तर दिशा की ओर हमेशा इंगित करता है। युद्धक विमान अधिक ऊंचाइयों पर क्यों उड़ते हैं? तो रडार संशोधन से बचाव हेतु ये युद्धक विमान जो होता है ये अधिक ऊंचाई पर उड़ता है। शीशे के रजतन के लिए कौन सा यौगिक प्रयोग होता है? तो सिल्वर नाइट्रेट का। देखते होंगे जो दीवार में शीशा लगा होता है, जिस मतलब एनो को हम सब देखते हैं तो उसके पीछे कलई किया रहता है एनो को, तो उस पे ये सिल्वर नाइट्रेट मतलब लेप लगाया जाता है सिल्वर नाइट्रेट का। यदि वायुमंडल नहीं होता तो पृथ्वी से आकाश काले रंग का दिखाई देता। अगर वायुमंडल नहीं होता तो पृथ्वी से आकाश जो है काले रंग का दिखाई देता है। ये भी महत्वपूर्ण पॉइंट है। हीटर के तार में किस धातु के प्रयोग होते हैं?
हीटर के तार जो है ये धातु के बने होते हैं। किस धातु के? तो ये नाइक्रोम के बने होते हैं। हवा में तैरते हुए श्वसनीय सूक्ष्म कणों का आकार कितना होता है? तो हवा में तैरते हुए श्वसनीय सूक्ष्म कणों का आकार जो होता है ये 5 माइक्रोन से कम होता है। भारत में प्रथम भारी जल संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया था? तो भारत का प्रथम जल संयंत्र जो है नांगल, जो कि पंजाब में पड़ता है, स्थापित किया गया था। टेप रिकॉर्डर की टेप किस पदार्थ से लेपित होती है? तो ये फेरोमैग्नेटिक चूर्ण से लेपित होती है टेप रिकॉर्डर की टेप। आगे बढ़ते हैं और ये देखिए इसका नीचे में भी एक पॉइंट दिया गया है इस बुक का, तो उसको भी देखते हैं। वायुमंडल में उपस्थित बादलों की गति एवं गति की दिशा का मापन किससे किया जाता है? तो नेफोस्कोप यंत्र के द्वारा किया जाता है। वायुमंडल में उपस्थित जो बादल होता है और गति के जो दिशा होता है बादल का, उसका नेफोस्कोप से मतलब माप किया जाता है। अगला पॉइंट देखते हैं कि घड़ी में स्फटिक क्रिस्टल जो है किस सिद्धांत पर कार्य करता है? घड़ी का स्फटिक क्रिस्टल होता है ये किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो ये जो घड़ी का स्फटिक क्रिस्टल है ये दाब विद्युत प्रभाव के सिद्धांत पर कार्य करता है। स्वचालित कलाई घड़ियों में ऊर्जा हाथ के विभिन्न संचलनों से प्राप्त होता है। कृत्रिम उपग्रह पृथ्वी से स्पष्ट रूप से क्यों ट्रैक किया जा सकता है? तो डॉपलर के प्रभाव के कारण। कृत्रिम उपग्रह पृथ्वी से स्पष्ट रूप से क्यों ट्रैक किया जा सकता है, मतलब कैसे ट्रैक किया जा सकता है? तो डॉपलर प्रभाव के द्वारा इसे ट्रैक किया जा सकता है। हवा में किस प्रकार की ऊर्जा होती है? तो हवा में गतिज ऊर्जा होता है। सड़क पर चलने की अपेक्षा बर्फ पर चलना कठिन क्यों होता है? ये भी फिजिक्स का बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है और बहुत बार एग्जाम में आता है कि सड़क पे आसानी से चल लेते हैं लेकिन बर्फ पे आसानी से क्यों नहीं चलते हैं? तो क्योंकि बर्फ में सड़क की अपेक्षा घर्षण कम होती है। सड़क पे घर्षण ज्यादा होता है लेकिन बर्फ पे है जो घर्षण कम होता है, इसी चलते बर्फ पे चलना कठिन होता है। चुंबकीय अनुनाद बिंबीकरण किस सिद्धांत पर आधारित है? तो ये नाभिकीय चुंबकीय अनुनाद पर आधारित है। भारत में मीट्रिक प्रणाली किस वर्ष प्रारंभ की गई थी? मीट्रिक प्रणाली जो है वर्ष 1957 में प्रारंभ किया गया था। ऊष्मा के स्थानांतरण का क्या कारण है? तो तापांतर जो है टेम्परेचर डिफरेंस, ये ऊष्मा के स्थानांतरण का कारण है। कौन सा रंग सौर विकिरण का सबसे अच्छा अवशोषक होता है? तो काला रंग जो है सौर विकिरण का सबसे अच्छा अवशोषक होता है। डीजल इंजन में कितने स्पार्क प्लग लगे होते हैं? तो एक भी नहीं होते हैं डीजल इंजन में, एक भी स्पार्क प्लग नहीं लगे होते हैं। परम ताप का वह प्रथम बिंदु कौन सा है जहां सभी प्रकार की आणविक गति यानी कि मोलिकुलर स्पीड बंद हो जाती है? तो ये परम शून्य ताप जो है यहाँ पे आणविक गति बंद हो जाती है। यदि 100 ग्राम चीनी को आधा लीटर पानी में मिलाकर एक संतृप्त यानी कि अनसेचुरेटेड चीनी का घोल तैयार किया जाए तो उसका आयतन जो है अपरिवर्तित रहेगा। 100 ग्राम चीनी लेना है, आधा लीटर पानी लेना है, दोनों को मिलाकर चीनी का घोल तैयार करना है तो उसका आयतन जो है उतना का उतना ही नहीं रहेगा, मतलब परिवर्तित नहीं होगा, यानी कि अपरिवर्तित होगा। ये महत्वपूर्ण पॉइंट है। टेलीफोन में क्या प्रयुक्त होता है? तो कार्बन माइक्रोफोन जो है ये टेलीफोन में प्रयुक्त होता है। और साथियों आपसे रिक्वेस्ट रहेगा कि अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पे दरोगा से रिलेटेड भी सेट प्रैक्टिस करवाया जाता है, जो कि खान सर का, चाहे रोशन आनंद का या कौटिल्य जी, इसके प्रदीप सर का, सभी टीचर का यहाँ पे दरोगा से रिलेटेड सेट प्रैक्टिस करवाया जाता है, ठीक ना। तो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा। विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत मानव एवं यंत्रों के मत स्वचलन एवं संचार विधि का अध्ययन किया जाता है? तो ये साइबरनेटिक्स के अंतर्गत। मनुष्यों के लिए सबसे हानिकारक विकिरण कौन सा है? तो गामा विकिरण जो है, गामा किरण मनुष्यों के लिए सबसे अधिक हानिकारक है। नियंत्रित नाभिकीय विखंडन अभिक्रिया की अवधारणा सर्वप्रथम एनरिको फर्मी ने प्रस्तुत किया था। किसने प्रस्तुत किया था? तो एनरिको फर्मी ने नियंत्रित नाभिकीय विखंडन की अभिक्रिया की अवधारणा। मोबाइल चार्जर में कौन सी युक्ति प्रयोग की जाती है? तो मोबाइल चार्जर में एक अपचाय ट्रांसफार्मर का प्रयोग किया जाता है। देखिए अगला पॉइंट क्या है, पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात में किस भौतिक राशि को प्रदर्शित किया जाता है?
तो पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात में किस भौतिक राशि का प्रयोग प्रदर्शित किया जाता है? तो यह द्रव्यमान को प्रदर्शित किया जाता है। तड़ित चालक यानी कि लाइटिंग कंडक्टर किस धातु से बनाए जाते हैं? तो लाइटिंग कंडक्टर जो है ये तांबे से बनाए जाते हैं। एक व्यक्ति एक संवेदनशील तराजू पर खड़ा है, यदि वह गहरी सांस अंदर लेता है तो तराजू की रीडिंग घट जाएगी। मतलब एक व्यक्ति जो है संवेदनशील तराजू पर खड़ा है, यदि वह सांस लेगा तो तराजू का रीडिंग है जो घट जाएगा। किसी तारे का रंग क्या प्रदर्शित करता है? तो उसका टेम्परेचर को प्रदर्शित करता है। किसी तारे का रंग जो है उसका ताप का प्रदर्शित करता है। हवा का वाष्प घनत्व कितना होता है? तो वाष्प घनत्व जो है 14.4 होता है। कल्पक्कम क्यों प्रसिद्ध है? तो कल्पक्कम जो है परमाणु ऊर्जा संयंत्र के कारण प्रसिद्ध है। ऊर्जा संरक्षण यानी कि एनर्जी कंजर्वेशन से अभिप्राय है कि ऊर्जा का न तो सृजन हो सकता है और न ही विनाश हो सकता है। आगे बढ़ते हैं कि इंदिरा गांधी आणविक अनुसंधान केंद्र किस राज्य में स्थित है? तो ये तमिलनाडु राज्य में स्थित है इंदिरा गांधी आणविक अनुसंधान केंद्र। एक वास्तविक गैस किन स्थितियों में एक आदर्श गैस के रूप में क्रिया कर सकती है? तो उच्च दाब और निम्न ताप पर क्रिया कर सकता है। आवृत्ति मॉड्यूलेशन यानी कि एफएम में आयाम परिवर्तनशील होता है अथवा नियत? तो बताइएगा। देखिए इसमें क्या होता है। तो आवर्ती मॉड्यूलेशन यानी कि एफएम में आयाम परिवर्तनशील होता है या नियत होता है? तो आयाम जो है ये नियत होता है, ठीक ना। कौन सी प्रक्रिया ध्वनि तरंग के साथ नहीं दर्शाई जाती है? तो व्यतिकरण जो है इंटरफेरे इंटरफेरेंस ये प्रक्रिया है जो ध्वनि तरंग के साथ नहीं दर्शाई जाती है। नीले कांच की प्लेट धूप में नीली क्यों दिखाई देती है? तो क्योंकि यह नीला रंग संक्रमित करती है, इसीलिए। अपमार्जक मिलाने पर पानी के पृष्ठ तनाव पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो पृष्ठ तनाव जो है ये घट जाता है। यदि तांबे के तार को दुगना बढ़ा दिया जाए तो उसका प्रतिरोध कितना हो जाएगा? तो तांबे के तार को दुगना बढ़ा दिया जाए तो उसका प्रतिरोध 4 गुना हो जाएगा। ईसीजी किस अंग की गतिविधियों को दर्शाता है? तो ईसीजी जो है, ईसीजी डॉक्टर करने बोलता है तो ये ईसीजी हृदय की गतिविधियों को दर्शाता है। वह गुण कौन सा है जो प्रकाश तरंग में दिखता है पर ध्वनि तरंग में नहीं दिखता है? तो ये ध्रुवन जो है, पोलराइजेशन, ये प्रकाश तरंग में दिखता है लेकिन ध्वनि तरंग में नहीं दिखता है। वायु शीतलन जो है किस स्थान के लिए अधिक उपयुक्त है? तो वायु शीतलन जो है ये गर्म और शुष्क जलवायु वाले क्षेत्रों में उपयुक्त होता है। वह प्रकाशीय उपकरण कौन सा है जिसकी सहायता से दोनों आंखों से एक साथ दूरवर्ती वस्तुओं को आवर्धित रूप से दिखाई देता है? तो ये दूरबीन है। दूरबीन के द्वारा है, आंखों के एक साथ दूरवर्ती वस्तुओं को आवर्धित रूप से देखा जा सकता है दूरबीन के द्वारा। चलिए यहाँ पे क्या कर रहा है, लास्ट पॉइंट यहाँ पे देखिए। पॉजिट्रॉन का द्रव्यमान व आवेश इलेक्ट्रॉन के बराबर होता है। पॉजिट्रॉन का जो द्रव्यमान है और आवेश है ये इलेक्ट्रॉन के बराबर होता है, इसलिए इसे एंटी इलेक्ट्रॉन कण भी कहा जाता है। चलिए आगे देख लेते हैं, ये लास्ट पेज रहेगा दोस्तों। वृत्ताकार पथ के चारों ओर पिंड की गति किस प्रकार की उदाहरण है? किस प्रकार की गति का उदाहरण है? तो समान चाल एवं परिवर्तित वेग का उदाहरण है। जब दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाता है तो द्रव पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो द्रव उबलने लगता है। समुद्र की लहरों में किस प्रकार की ऊर्जा भंडारित होती है? तो ये द्रव चालित ऊर्जा, गतिज ऊर्जा एवं गुरुत्वीय गतिज ऊर्जा भंडारित होता है। लौह चुंबकीय पदार्थ किस तापमान पर अनुचुंबकीय हो जाता है? लौह चुंबकीय पदार्थ किस तापमान पर अनुचुंबकीय हो जाता है? तो कहलाता है, तो ये क्या कहलाता है? क्यूरी तापमान कहलाता है। लौह चुंबकीय पदार्थ है जो किसी तापमान पर अनुचुंबकीय हो जाता है तो ये कहलाता है क्यूरी तापमान। किसी संगीत समारोह की छतें साधारणतः वक्राकार क्यों होती है? देखते होंगे सिनेमा हॉल या मतलब कि कोई भी रहता है तो वक्राकार छत होता है, इस टाइप से रहता है। ऊपर का छत जो है ऐसे बना रहता है, तो ऐसा क्यों होता है ये बताना है। तो ऐसा क्योंकि शोर का अवशोषण करती है, इसलिए उस टाइप से वक्राकार छत्र बनाया जाता है। कोई वस्तु केवल गुरुत्वीय क्रिया के अधीन निर्वात में मुक्त रूप से गिर रही है, गिरने के दौरान कौन सी ऊर्जा स्थिर बनी रहेगी? तो ये कुल यांत्रिक ऊर्जा है जो स्थिर बने रहेगी।
लास्ट पॉइंट है कि चंद्रशेखर सीमा यानी कि चंद्रशेखर लिमिट का प्रतिपादन किसने किया था, तो ये एस चंद्रशेखर ने किया था दोस्तों। अब देखिएगा यहाँ पे क्या दे दिया गया है, ये देखिए, ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है और ये बहुत बार एग्जाम में आया है कि लिफ्ट में व्यक्ति के भार जो है विभिन्न स्थितियों में कैसा होता है। देखिए क्या करा कि जब लिफ्ट विरामावस्था में हो, आइए थोड़ा जूम कर लेते हैं। जब लिफ्ट विरामावस्था में हो, जब लिफ्ट या एलिवेटर विरामावस्था में हो, तब व्यक्ति का आभासी भार व्यक्ति के वास्तविक भार के बराबर होता है, ठीक ना। सारे पॉइंट महत्वपूर्ण है। जब लिफ्ट एक समान वेग से ऊपर जा रहा है, एक समान वेग से ऊपर या नीचे आता है, तो इस स्थिति में व्यक्ति का आभासी भार उसके वास्तविक भार के बराबर होता है, अर्थात व्यक्ति को अपने भार में कोई परिवर्तन प्रतीत नहीं होता है। और जब लिफ्ट त्वरण से ऊपर जाती है तो क्या होता है, तो इस स्थिति में व्यक्ति का भार बढ़ा हुआ प्रतीत होता है। त्वरण से ऊपर जाता है तो बढ़ा हुआ प्रतीत होता है, अर्थात व्यक्ति का आभासी भार उसके वास्तविक भार से अधिक होता है, ठीक ना। और इसी तरह इधर देखते हैं, इधर क्या कहता है, चौथा पॉइंट है कि जब लिफ्ट त्वरण से नीचे आता है तो क्या होता है, तो इस स्थिति में व्यक्ति का आभासी भार घटा हुआ प्रतीत होता है, अर्थात व्यक्ति का आभासी भार जो है व्यक्ति के वास्तविक भार से कम होता है, कम हो जाएगा। यदि लिफ्ट की डोरी टूट जाए तब क्या होता है, कोई ऊपर या नीचे लिफ्ट से जा रहा है, उसका डोरी टूट गया, तो इस स्थिति में व्यक्ति या स्वतंत्र वस्तु की भांति नीचे गिरेगा, जिससे व्यक्ति का आभासी भार जो है शून्य प्रतीत होगा, अर्थात व्यक्ति का भारहीनता का अनुभव होगा, भारहीन महसूस होगा लिफ्ट अगर टूटकर नीचे गिर जाएगा तो। यदि लिफ्ट के नीचे उतरते समय लिफ्ट का त्वरण गुरुत्वीय त्वरण से अधिक हो, तो इस स्थिति में व्यक्ति का आभासी बल व्यक्ति के ऊपर की ओर लगेगा, जिससे वह लिफ्ट की फर्श से उठकर लिफ्ट की छत से जा लगेगा, ठीक ना। तो ये सभी जितना भी पॉइंट अभी देखें साथियों सभी महत्वपूर्ण है। और ये चलिए यहाँ पे देख लेते हैं, ये लास्ट पॉइंट है, प्रमुख यंत्र और उसके सिद्धांत है। तो यंत्र और सिद्धांत, भाप का इंजन जो है उष्मागतिकी का सिद्धांत है। अब विद्युत जनरेटर जो है विद्युत चुंबकीय प्रेरण का सिद्धांत पे आधारित है। रॉकेट प्रक्षेपण न्यूटन के गति का तृतीय सिद्धांत पे आधारित है। रेडियो व दूरदर्शन जो है विद्युत चुंबकीय संरचना पे आधारित है। वायुयान बर्नौली का तरल गति विज्ञान के सिद्धांत पे आधारित है। और इधर क्या कर रहा है, तो सोनार जो है जिसका उपयोग समुद्र की गहराई नापने में किया जाता है, तो ये पराश्रव्य तरंगों का परावर्तन है। आप प्रकाशिक रेशे जो है ये प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन है। इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोस्कोप है, इलेक्ट्रॉन की तरंग प्रकृति है। फोटो सेल जो है प्रकाश वैद्युत प्रभाव पे आधारित है। और नाभिकीय रिएक्टर जो है नियंत्रित नाभिकीय विखंडन पे आधारित है। तो यहाँ पे लास्ट देख सकते हैं, लास्ट पॉइंट क्या है कि कृत्रिम क्या करा, कृत्रिम बुद्धिमत्ता तथा रोबोटिक्स केंद्र बंगलुरु तथा रोबोटिक्स सोसाइटी ऑफ इंडिया भारत में रोबोटिक्स के लिए प्रमुख संस्थान है। तो ये वीडियो कैसा लगा बताइएगा जरूर दोस्तों, और अगर अच्छा लगा होगा तो प्लीज़, अगर अच्छा लगा होगा तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि कोई भी इन्फॉर्मेशन आप तक पहले पहुंचे, और दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ठीक ना। वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में।